नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आज का हम लोग का टॉपिक होगा तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट मास। तुल्यांकी भार को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास को डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट मास का सिंबल ई होता है। तो इक्विवेलेंट मास ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है m अपॉन वैलेंसी यानी कि संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। वैलेंसी m अपॉन वैलेंसी यानी कि संयोजकता। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मोलिक्यूलर मास। m का मतलब होता है मोलिक्यूलर मास, ठीक। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता। तो अब देखिए, अगर हमें एसिड का निकालना है, अगर हमें निकालना है एसिड का तुल्यांकी भार, एसिड का तुल्यांकी भार, तो एसिड का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? m अपॉन बेसिसिटी यानी कि क्षारकता। अगर हमें एसिड का निकालना होगा तो एसिड का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? m अपॉन बेसिसिटी यानी कि क्षारकता, ठीक। और क्षारकता बराबर क्या हो सकता है? क्षारकता बराबर क्या हो सकता है? तो क्षारकता बराबर होगा यानी कि बेसिसिटी बराबर क्या हो जाएगा? मुक्त H प्लस की संख्या, मुक्त H प्लस की संख्या, या हम कह सकते हैं कि अम्ल में उपस्थित OH माइनस की संख्या। ठीक है, याद रखना है आपको कि क्षारकता बराबर क्या होता है? मुक्त H प्लस की संख्या या अम्ल में उपस्थित OH माइनस की संख्या। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि E बराबर m अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता, और m का मतलब समझ में आ गया, बता दिए मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान, ठीक, या अणुभार, मोलर मास। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी मतलब क्या होता है? संयोजकता, जो कि हम लोग क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th से ही। संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता, ठीक, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता या बंध बनाने की क्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो बंध बनाने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें निकालना है HCl, ठीक है, यानी कि E ऑफ HCl, क्या निकालना है? E ऑफ HCl। अब E ऑफ HCl का मतलब समझ चुके हैं क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl यानी कि HCl का तुल्यांकी भार हमें याद करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझना है कि हम क्या करेंगे कि अगर इस HCl को जल में घोल देंगे, तो अगर इस HCl को जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस बनेगा। क्या बनेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा E ऑफ HCl, E ऑफ HCl बराबर क्या होता है फॉर्मूला? m अपॉन बेसिसिटी, m अपॉन बेसिसिटी। तो m तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाई बेसिसिटी मतलब ये क्षारकता है कि मुक्त H प्लस की संख्या, कितना H प्लस मुक्त कर रहा है, तो कितना H प्लस मुक्त कर रहा है? एक ही ना, तो क्या हो जाएगा? m अपॉन 1, m अपॉन 1, यानी कि अब m किसका m? तो यानी कि HCl का m हमें याद करना है, HCl का m। तो देखिएगा m यहाँ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चूँकि रफ कर रहे हैं, आप खुद समझिएगा। HCl का निकालना है, किसका निकालना है? HCl का। तो HCl का निकालना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है, याद करना है, 35.5। ठीक, तो अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 36.5। कितना हो जाएगा? 36.5, यानी कि m ऑफ HCl, m ऑफ HCl, तो m ऑफ HCl कितना हो गया? 36.5 जोड़ दिए, 35.5 और 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 36.5, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36.5 अपॉन 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 36.5, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा का पूरा आपका क्लियर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमें निकालना है E ऑफ H2SO4। बात को ध्यान से समझिएगा, E ऑफ H2SO4 इसका मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस यही काम है। अगर इसको हम जरा जल में घोलते हैं, किसमें? जल में घोलेंगे। अगर जल में घोलेंगे
तो जो H2 का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 2H प्लस, क्या हो जाएगा 2H प्लस अब प्लस SO4 माइनस 2, क्या हो जाएगा SO4 माइनस 2, जितना प्लस होगा उतना ही क्या हो जाएगा माइनस हो गया, तो 2H प्लस माइनस 2। तो यहाँ हम देखेंगे हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है E ऑफ H2SO4, ठीक है, E ऑफ H2SO4 निकालना था, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है M अपॉन बेसिसिटी। तो यानी कितना इसका H प्लस दे रहा है, कितना मुक्त कर रहा है, तो 2 है ना, 2H प्लस मुक्त कर रहा है, तो इधर से -2 भी हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं, M अपॉन 2। अब M कितना है, M कितना है, तो निकाल लेंगे H2SO4 का यहाँ से, M ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान या मोलर मास या अनुभार, ठीक है। तो हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो कितना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ से 2 है, तो 1 × 2 अब प्लस सल्फर का क्या होता है परमाणु भार, तो 32 कितना होता है 32 अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × अब कितना ऑक्सीजन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 अब प्लस कितना 32 अब प्लस कितना हो जाएगा 16 चौका 64, यानी कि अब जोड़ देंगे 4 2 6 2 8 6 3 9, कितना आ गया 98। तो यहाँ आप जो M लिखना है, M का स्थान पे क्या लिखेंगे 98/2, और इसको कट करेंगे तो कट जाएगा कितना बार में 2 चौका 8 2 9 18, यानी कि हो गया E ऑफ H2SO4 यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार अगर निकालना होगा तो कितना हो गया 49, कितना हो गया 49, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इसी पे बेस्ड, यहाँ हमें ज्ञात करना है E ऑफ H3PO4, क्या ज्ञात करना है H3PO4। तो यहाँ से H3PO4 को हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पहले इसको देखेंगे कि अगर इसको जल में खोलेंगे तो फिर क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो यानी कि H3 को हम लिखेंगे 3H प्लस अब प्लस PO4 माइनस 3, क्या लिखेंगे PO4 माइनस 3। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है E ऑफ H3PO4, तो क्या हो जाएगा M अपॉन वही ना मुक्त H प्लस की संख्या बेसिसिटी, तो मुक्त H प्लस की संख्या अब कितना मुक्त कर रहा है H प्लस 3, तो M/3, और M यानी कि H3PO4 का हमें M निकालना है, M ऑफ H3PO4, ठीक, ये 11th का चीज़ है, खैर आपको समझा भी दे रहा है, डायरेक्ट तो लिख नहीं रहे हैं कि कहाँ से आया, आपको दिखा रहा है कि कहाँ से आया, यानी कि M ऑफ यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 को निकालना है। तो कितना है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब प्लस P, अब हमें P का पता होना चाहिए, यानी कि फास्फोरस का पता होना चाहिए कितना होता है, तो फास्फोरस का आपका हो जाएगा, तो फास्फोरस का हो जाएगा आपका 31, कितना हो जाएगा 31 अब प्लस ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का 16, तो 16 कितना ऑक्सीजन है 4, तो गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी कि 3 में 1 से करेंगे गुणा, 3 अब प्लस 31 अब प्लस कितना हो जाएगा 64। अब अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 4 1 5 5 3 8 6 3 9, ये भी हो जाएगा कितना 98। तो यहाँ से लिखेंगे 98/3, अगर इसको हम लाते हैं दशमलव में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32.66, कितना हो जाएगा 32.66, तो यह होगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं, चलिए अब देखते हैं क्षार का तुल्यांक भार, किसका, क्षार का तुल्यांक भार यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अम्ल का तुल्यांक भार पढ़े थे, ठीक, अब पढ़ने जा रहा है किसका, क्षार का तुल्यांक भार। तो क्षार का तुल्यांक भार के लिए क्या होगा M अपॉन नंबर ऑफ OH, ठीक, यानी कि इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि M अपॉन नंबर ऑफ H प्लस की संख्या, इसके जस्ट पहले H प्लस की संख्या को ढूंढते थे ना कि कितना H प्लस मुक्त कर रहा है, जबकि इसमें क्या है M अपॉन नंबर ऑफ OH को ढूंढेंगे कि OH की संख्या कितनी है, यानी कि M ऑफ एसिडिटी यानी कि अम्लता, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ से फर्स्ट ये जो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन E ऑफ NaOH यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो NaOH का हमें निकालना है,
यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, ठीक है। तो इसका क्या होगा यहाँ पे समझिएगा, M तो M होगा ही। अब हमें यहाँ से एसिडिटी यानी कि अम्लता को पता करना है कि आखिर नंबर ऑफ NaOH है कितना, तो कितना है, एक ही है ना, ये OH नंबर ऑफ OH कितना है, एक है, यानी कि M/1 हो जाएगा। यानी कि अब हमें पता करना है कि NaOH का M कितना है। तो NaOH का M पता करने के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं NaOH, है ना, NaOH। सोडियम का कितना होता है 22, सोडियम का 22, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो 16, अब प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी कि जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 1 7 7 2 9, है ना, फिर 2 1 3। तो यहाँ पे कभी कभी 23 भी ले लेते हैं, तो अगर हम 23 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 1 7 3 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4, यानी कि 40, कितना 40। तो यहाँ से हो जाएगा 40/1, यानी कि कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि E/, अगर हमें निकालना है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर निकालना है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला M/ क्या हो जाएगा, ये एसिडिटी नंबर ऑफ OH। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं M of CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कि परमाणु भार निकाल लेते हैं, अणु भार निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, अणु भार निकालेंगे किसका, तो M of CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें अणु भार निकाला है, ठीक है, मोलिक्यूलर मास निकाला है। तो यहाँ से कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है, कैल्शियम का हो जाएगा का 40, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक, 16 और हाइड्रोजन का 1 17 में 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि होल ट्वाइस है ना। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 17 दूना 34, यानी कि 4 7 74, कितना हो जाएगा 74 अपॉन कितना, अब यहाँ पे OH कितना है 2, कितना है 2। तो अब इसको अगर कट कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो बस यही सब तो था। अब हम चलते हैं लवण की तरफ, ठीक है, यानी कि ये दूसरा था, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। यानी कि अगर हमें निकालना होगा लवण, यानी कि साल्ट का तुल्यांकी भार, साल्ट का तुल्यांकी भार, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा M अपॉन धनावेशों की संख्या, M अपॉन धनावेशों की संख्या, क्या हो जाएगा M अपॉन धनावेशों की संख्या, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल करते हैं इस पर भी। पहला एग्जांपल लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, क्या लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। तो फिर वही फार्मूला, यानी कि हमें जो धनावेश होगा ना उसको ढूंढेंगे, ठीक, धनावेशों की संख्या को ढूंढेंगे। तो M अपॉन धनावेशों, यानी कि NaCl में कौन धनावेश होता है हमें पता है, Na होता है, कौन होता है, Na होता है। तो Na, अब Na धनावेशों की संख्या लिखी 1 M/1। अब समझना है NaCl का कितना होगा, अणुभार मोलिकुलर मास, ठीक है। तो Na लिख लेते हैं कि M ऑफ NaCl ऐसे लिखा जाता है। तो सोडियम का कितना होगा, अगर लेते हैं 23, ठीक, अब प्लस क्लोरीन का 35.5 कितना 5, ठीक। अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5, है ना, 5 3 8 3 3 6। तो यहाँ से 3 2 5 कितना 5, यानी कि 58.5 हो जाएगा, कितना 58.5, तो 58.5 अपॉन कितना 1, यानी कि उतना ही होगा 58 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया NaCl। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो हो जाएगा आपका, ले लेते हैं E ऑफ CaCl2 ले लेते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का।
तो कैल्शियम क्लोराइड का हमें निकालना है, तो चूँकि ये क्या है, लवण है, साल्ट है, तो हमें इस साल्ट का तुलंकी भार ज्ञात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला फिर वही m अपॉन धनावेशों की संख्या, m अपॉन धनावेशों की संख्या। तो m अपॉन धनावेशों की संख्या, अब यहाँ पे धनावेशों की संख्या कितनी है, यहाँ पे धनावेशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि धनावेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम का हो जाएगा 2। क्योंकि अगर हम इसे घोलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम चूँकि 2 अपना परमाणु मुक्त करेगा, तो Ca+2 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2Cl माइनस। 2Cl माइनस, तो हमें मतलब था किसे, धनावेशों की संख्या से, धनावेशों की संख्या से। तो धनावेशों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए क्या लिखे, m/2 लिखे, ठीक। अब मान रख देते हैं ना, यहाँ से m यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का हमें m ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही प्रोसेस होगा। तो कैल्शियम का कितना 40, अब प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 40 अब प्लस कितना हो जाएगा 71, ठीक। यानी कि यहाँ से जोड़ लेंगे तो 111 कितना हो जाएगा 111, तो लिखेंगे 111/2, यानी कि जब इसको हम दशमलव में लाएंगे तो हो जाएगा 55.5, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सब एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं E of Na2SO4, E of Na2SO4। तो अब हमें इस सोडियम सल्फेट का निकालना है, तो फिर क्या होगा, तो यही होगा कि अगर इसको हम घोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस अब प्लस SO4 कितना, तो वही -2, जितना प्लस यानी कि 2Na प्लस हुआ तो SO4 -2 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें निकालना होगा E ऑफ निकालना है Na2SO4, तो क्या हो जाएगा m/, तो m यानी कि Na2SO4 का पहले अणुभार निकालेंगे, तो समझिएगा। यहाँ हम निकाल लेते हैं, निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद ही आपको ये करेंगे। सोडियम कितना होता है, अगर 23 दूनी हो जाएगा 46, अब प्लस सल्फर हो जाएगा 32, अब प्लस ऑक्सीजन चूँकि 4 है तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 64 हो जाएगा चारों के लिए, 16 चौके 64, जोड़ लेते हैं ना, 4 2 6 6 6 12 है ना, 6 3 9 9 4 13 1 14, यानी कि 142 कितना हो जाएगा 142 अपॉन धनावेशों की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे कितना है 2 है, मतलब Na+2, तो /2 हो जाएगा। कट करेंगे दूसरे से 2 एकम 2, यानी कि हो गया 71, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, जितना एग्जांपल हम लोग कवर करेंगे ना उतना पूरा क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 कर लिए, चौथा भी कर लेते हैं। हमें निकालना है E of NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालना है, तो फिर वही बात कि m अपॉन धनावेशों की संख्या, तो पहले m चाहिए ना, तो m चाहिए, तो m निकालने के लिए सीधा अब आप भी खुद कर सकते हैं, क्या हम अगर चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे। सोडियम का कितना हो जाएगा 23, ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस, ठीक है, कार्बन का पता है कितना 12, और चूँकि ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 16 48, ठीक है, जोड़ लीजिए ना, 8 2 10 10 1 11 और 3 14, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, फिर 4 1 5 5 2 7 7 1 8, यानी कि 84 हो गया, कितना हो गया 84, यानी कि 84 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 84/2, सॉरी 2 कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है ये जो Na है ना, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे कि Na प्लस चूँकि अकेला है तो Na प्लस अब प्लस HCO3, और चूँकि एक प्लस है तो एक माइनस होगा -1, ठीक है। तो Na प्लस HCO3, यानी कि क्या हो जाएगा, हमें मतलब किससे है, धनावेशों की संख्या से, धनावेशों की संख्या 1 है, तो 84/1 यानी कितना हो जाएगा 84, और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग इतना समझे, आपको तो लिखना ही होगा, तो क्या कीजिएगा वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन बोला कि 5 ग्राम यूरिया को
5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का ये सब जितनी फार्मूला है पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको याद भी होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। दिया गया है ए, अब पता है ए किसको लेंगे, यानी कि सॉल्वेंट। ए मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलायक। तो विलायक किसको बोलेंगे? यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी। तो चूंकि 95 ग्राम जल में हम 5 ग्राम यूरिया घोला है ना, 5 ग्राम यूरिया घोला है 95 ग्राम जल में, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक बोलते हैं, ठीक। तो 95 ग्राम है, यानी कि ए हमारा क्या हो जाएगा? H2 जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 यानी कि जल, ठीक है। तो फिर बी क्या होगा? बी हो जाएगा यूरिया। बी क्या हो जाएगा? यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2CO, NH2, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अब हमें पता है कि WA भी पता होना चाहिए, WA। तो WA यानी कि जल का मास, द्रव्यमान, ठीक है। तो जल कितना दिया हुआ है? जल का दिया ही है कितना? 95 ग्राम। प्रश्न में ही दिया है कितना? 95 ग्राम। WA हो गया। WB भी हमें पता होना चाहिए। WB दिया है कितना? 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मास परसेंट, मास परसेंटेज ऑफ किसका? तो यूरिया का। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, क्या कर सकते हैं? यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि खुद स्पष्ट बोल ही दिया है कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। अब हम फार्मूला क्या, यानी यूरिया को किससे डिनोट कर रहा है? बी से। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? बी प्रतिशत। फार्मूला क्या होता है? हमें ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है बी का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? बी का द्रव्यमान प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 100 बाई WA प्लस WB। ये हम बता चुके हैं फार्मूला, ठीक है। मान रख देना है WA यानी कि WB है ना, पहले WB है। WB कितना है? WB है 5 ग्राम। तो लिखेंगे 5 इंटू 100 अपॉन WA कितना? 95। तो 95 प्लस 95 प्लस, यहाँ प्लस करेंगे, प्लस है ना, 95 प्लस कितना? WB 5। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 इंटू 100 अपॉन 95 पास कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 5%। यानी कि बी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? 5%। यानी कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत 5% है, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 250 ग्राम में 25% शर्करा का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा पानी के द्रव्यमानों की गणना कीजिए। यानी कि हमारे पास क्या है कि दिया हुआ है टोटल, हमें यानी कि टोटल विलयन दिया हुआ है कितना? 250 ग्राम में, ठीक है। टोटल विलयन दिया है कि WA प्लस WB दिया है। 25% क्या है? शर्करा है। 25% शर्करा, ठीक है ना, यानी कि चीनी, ठीक, का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा पानी के द्रव्यमानों की क्या करना है? गणना की। तो फिर यहाँ भी वही काम करेंगे कि लिखेंगे ये दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि अब ए कौन है, चुनेंगे ना, ए कौन है। तो ए कौन सा हो जाएगा? 25% में शर्करा घुला है, बाकी 75% क्या होगा? पानी ना होगा। यानी कि सबसे अधिक मात्रा किसकी है? पानी की ना है। तो क्या लिखेंगे? ए बराबर H2O, यानी कि जल, और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा शक्कर चीनी, यानी कि यह हम चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11, ये हुआ चीनी। तो और क्या दिया है? और दिया है कि WA प्लस WB कितना? 250 ग्राम, ठीक।
हमें क्या करना है, हमें बी प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, बी प्रतिशत निकालना है, यानी कि शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना करना है। शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना करना है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है, वो ये कि बी प्रतिशत, ठीक, बी प्रतिशत निकालना होगा। तो बी प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है डब्लू बी इंटू 100 अपॉन कितना, डब्लू ए प्लस डब्लू बी, ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखें बी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता, डब्लू बी इंटू 100 बाई डब्लू ए प्लस डब्लू बी, ये हुआ था बी प्रतिशत का फॉर्मूला। अब यहाँ से डब्लू बी हमें क्या करना है, नहीं पता है, छोड़ देंगे वैसे ही, चूँकि निकल जाएगा ना, छोड़ देंगे तो निकल जाएगा। डब्लू बी इंटू 100 बाई डब्लू ए प्लस डब्लू बी कितना, 250 ग्राम, और बी प्रतिशत हमें दे रखा है कितना, 25%, कितना 25। तो बी प्रतिशत के स्थान पे क्या लिख देंगे 25, और यहाँ से हमें क्या कर देना है कि डब्लू बी, इसलिए डब्लू बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डब्लू बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 इंटू 250, ये हो जाएगा दोनों में गुणा मल्टीप्लाई, और बटा में चलाएगा क्या 100, कितना 100, कैंसिल कीजिए ना, 1 0 से 1 0, अगर 5 कीजिएगा तो 5 दूना 10, 50 25, ठीक, यानी कि हो कितना जाएगा, हो जाएगा 25 25 125 अपॉन 2, 125 अपॉन 2, यानी कि अगर इसको लाएंगे दशमलव में तो 62.5 ग्राम, कितना 62.5 ग्राम, यानी कि हमें पता चल गया डब्लू बी कितना ग्राम है, डब्लू बी कितना ग्राम है, तो 62.5 ग्राम है। जब डब्लू बी 62.5 ग्राम है, इस अब देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं क्या कि डब्लू ए प्लस डब्लू बी, डब्लू ए प्लस डब्लू बी कितना दिया है, कितना दिया है 250 ग्राम, मतलब दोनों मिला कितना दिया है 250 ग्राम, डब्लू ए प्लस डब्लू बी दिया है 250 ग्राम। अब हमें डब्लू बी पता चल चुका है, ठीक है, डब्लू ए प्लस डब्लू बी पता चल चुका, कितना 62.5 बराबर कितना 250, तो 250, यहाँ से क्या डब्लू ए नहीं निकल जाएगा, इसलिए डब्लू ए बराबर क्या हो जाएगा 250, और ये माइनस हो जाएगा, जाएगा तो 62.5, यानी कि डब्लू ए का वैल्यू कितना जाएगा, डब्लू ए बराबर, अब इसको सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना 18, यानी 187.5 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर, हो तो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व, 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व कितना है, 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उस विलयन का आयतन क्या होगा, उस विलयन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, H2SO4 हो, ठीक है। तो बिल्कुल चलेगा, बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 85% अगर है, तो अगर देखिए यहाँ पे 100% का मतलब क्या होगा, 100% में 85%, 100% में 100% में 85%, यानी कि अगर बात करें 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में क्या ग्राम, 85 ग्राम, सीधा सीधा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 85 ग्राम, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, कै ग्राम, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में, मतलब कि 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। तो बताइएगा, इसलिए 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, क्या करेंगे तो कितना विलयन में, कितना ग्राम विलयन में, तो 100 बज जाएगा ऊपर और 85 चलाएगा नीचे, इतना विलयन में। बात को समझ पा रहे होंगे। इसलिए कै ग्राम का निकालना है, 17 ग्राम, इसलिए 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, तो 17 से गुणा कर देंगे, 100/85 इंटू कितना हो जाएगा 17, 17 पचे 85, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 यानी 0, यानी कि 20 ग्राम क्या विलयन सॉल्यूशन, यानी कि निकल चुका हमें कि 17 ग्राम जो सल्फ्यूरिक होगा कै ग्राम विलयन होगा, 20 ग्राम विलयन में। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या आयतन, इसलिए
आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में चलाएगा घनत्व, बटा में चलाएगा क्या, घनत्व। तो अगर आगे बढ़ाएंगे, द्रव्यमान कितना है, कै ग्राम, तो हमें अभी ना पता किए कै ग्राम, 20 ग्राम अभी पता किया है, कै ग्राम 20 ग्राम, बटा घनत्व कितना है, तो घनत्व भी तो दे रखा है कितना, 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1.7 जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल हौसला बना रहे। और यदि मेरा हौसला बना रहेगा तो आपको हमेशा वीडियो ऐसे ही लाते रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।